नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। लालू के करीबी पूर्व एमएलए अरुण यादव के घर पहुंची सीबीआई की टीम इस मामले में करेंगी पूछताछ। बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से आ रही है, जहां सीबीआई की टीम लालू प्रसाद के करीबी पूर्व विधायक अरुण यादव के घर पहुंची है। दिल्ली से सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम अरुण यादव के घर पहुंची है। हालांकि अरुण यादव घर में मौजूद नहीं है। दरअसल अवैध बालू कारोबार से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए नोटिस देने के लिए दिल्ली से सीबीआई की टीम आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव के घर पहुंची है। सीबीआई की टीम अरुण यादव के भोजपुर के संदेश स्थित आवास पर पहुंची है, लेकिन अरुण यादव अपने घर पर मौजूद नहीं थे। टीम ने उनकी विधायक पत्नी किरण देवी को नोटिस दे दिया है। अचानक सीबीआई की टीम के पहुंचने की खबर से हड़कंप मच गई है। इससे पहले पिछले साल 16 मई को सीबीआई की टीम ने अरुण यादव के भोजपुर के अंगिया स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इसके साथ ही साथ पटना के ठिकानों पर भी रेड हुई थी। अरुण यादव के ऊपर बालू के जरिए अवैध कमाई करने के अलावा कई अन्य आरोप भी लगे रहे हैं। आरा से लेकर पटना तक उनका बालू का कारोबार फैला हुआ है। अरुण यादव की जगह उनकी पत्नी किरण देवी फिलहाल संदेश से विधायक हैं। के पाठक ने सारे डीएम से पूछा, ये कैसी शीतलहर है जो सिर्फ स्कूलों पर गिरती है, कोचिंग पर नहीं। विद्यालय बंद करने की आदत खत्म करिए। लंबी छुट्टी मनाकर लौटे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक काम पर वापस लौटते ही जबरदस्त एक्शन में आए हैं। पाठक ने सर्दी और शीतलहर के कारण स्कूलों को बंद करने के आदेशों को अवैध करार दिया है। के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों से पूछा है कि बिहार में कैसी सर्दी या शीतलहर चल रही है जो सिर्फ स्कूलों पर गिर रही है, कोचिंग संस्थानों पर नहीं। इतनी सर्दी और शीतलहर तो मॉल, दुकानें और व्यावसायिक संस्थानें कैसे चल रही हैं? बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार के सारे कमिश्नर को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि पिछले दिनों सर्दी और शीतलहर के चलते विभिन्न जिलों में भांति के आदेश जिला प्रशासन द्वारा निर्गत किए गए। इन आदेशों को देखने से यह प्रतीत होता है कि ये आदेश धारा 144 के तहत किए गए हैं। के पाठक ने कहा है कि धारा 144 के तहत विद्यालय बंद किया जाना एक गंभीर और वैधानिक मामला बन जाता है। नीतीश के बीजेपी में साथ आने से बढ़ जाएगी इन राजनेताओं की मुश्किलें। जानिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर क्या है फॉर्मूला। देश में अगले कुछ महीनों बाद लोकसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर सिर्फ चुनाव आयोग नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टी भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। लेकिन चाहे विपक्षी गठबंधन हो या फिर सत्तारूढ़ गठबंधन, हर जगह बात सीट बंटवारे पर आकर फंसती हुई नजर आती है। ऐसे में अब एक बड़ी खबर एनडीए से निकलकर सामने आई है। दरअसल बिहार की राजनीति में गर्माहट के बीच एनडीए के नेताओं में सीट के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा की तरफ से बिहार में सीट बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों से सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में एनडीए के सबसे पुराने साथी यानी लोजपा पारस गुट के तरफ से इस बार 6 सीट पर चुनाव लड़ने की चाहत दिखाई जा रही है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि भाजपा उन्हें 3 लोकसभा सीट या 2 लोकसभा 1 राज्यसभा सीट देना चाहती है। पटना में भी खुलेंगे ताज और रेडिसन जैसे 5 स्टार होटल, इस बात पर बनी सहमति। राजधानी में 3 जगहों पर 5 सितारा होटल बनाए जाने को लेकर पर्यटन विभाग ने पहल शुरू कर दी है। इसको लेकर देश के बड़े होटल समूहों ने दिलचस्पी भी दिखाई है। मिली जानकारी के अनुसार होटल ताज, रेडिसन, मेफेयर, चाणक्य, इंटरग्लोब और अंबुजा जैसे होटल समूहों ने पर्यटन विभाग के सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। इनमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में होटल समूहों ने लीज अवधि बढ़ाने समेत कई सुझाव भी दिए हैं, जिससे विभाग ने राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। मालूम हो कि राजधानी में गंगा मैदान के पास बांकीपुर बस पड़ाव की जमीन पर आयकर गोलंबर के पास पुराने होटल पाटलिपुत्र अशोक की जमीन पर और ब्लॉक के पास सुल्तान पैसेज की जगह 5 सितारा होटल बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसको लेकर राज्य कैबिनेट से भी सहमति मिल चुकी है। आपको बताते चलें कि वर्तमान में प्रस्ताव के अनुसार लीज पर बड़े होटल समूहों को 5 सितारा होटल निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक लीज अवधि 45 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी होटल निर्माण करने वाले समूह को 45 वर्ष तक होटल संचालन का अधिकार दिया जाएगा। मामला यहीं फंस रहा है। क्या बिहार में सच में खेला होने वाला है? मांझी ने दिया बड़ा संकेत, विधायकों को दिया ये निर्देश।
नए वर्ष के स्वागत को लेकर लोग खुशियां मना रहे हैं। इस साल बिहार की राजनीति में भी बदलाव आने की बात कही जा रही है। ऐसी चर्चा हो रही है कि प्रदेश में इस साल नए समीकरण भी बनेंगे। दरअसल साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में दोनों गठबंधन ने इस चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच नए साल में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। दरअसल मांझी गुरुवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी की ताकत कार्यकर्ता होते हैं, वो नींव की ईंट की तरह हैं। समय बहुत कम रह गया है, एक एक कार्यकर्ता को अपने अपने बूथों पर जुट जाना चाहिए। इसके बाद मांझी ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली में रहने के बावजूद बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर मेरी नजर है। राज्य के राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने सभी माननीय विधायकों को आगामी 25 जनवरी तक पटना में ही रहने का निर्देश दिया है। जो भी हो राज्य हित में होगा। जय बिहार। नोटिस मिलने के बाद खाली हुआ महुआ मोइत्रा का सरकारी बंगला, अधिकारियों को सौंपी चाबियां। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने आज अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार महुआ के कब्जे वाले मकान नंबर 9B टेलीग्राफ लेन को आज सुबह 10 बजे तक पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। सांसद जाने के बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का आदेश मिला था। दरअसल महुआ को 16 जनवरी को दूसरी बार डीईओ ने निष्कासन नोटिस जारी किया था। महुआ को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद आज अधिकारियों की एक टीम भी उनके आवास पर भेजी गई थी। इस बंगले को महुआ के वकीलों द्वारा संपदा निदेशालय को सौंप दिया गया है। अब अधिकारी बंगले का निरीक्षण कर रहे हैं। वकीलों ने कहा कि अधिकारियों के आने से पहले ही परिसर खाली कर दिया गया था और कोई निष्कासन नहीं हुआ है। आज से शुरू होगी दूसरे चरण में शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाएगी पोस्टिंग। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिलावार विवरणी मांगी है। इसके साथ ही पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल 2772 शिक्षकों को भी स्कूल आवंटित किया जाएगा। जिलों से प्राप्त सूची के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभाग शिक्षकों को स्कूल आवंटित करेगा। विभाग ने अगले 6 दिनों सभी जिलों से स्कूल और विषयवार रिक्त पदों और नियुक्ति पत्र प्राप्त शिक्षकों की सूची मांगी है। ब्यूरो के लिए सभी 38 जिलों का दिन भी तय कर दिया गया है। पहले दिन अर्थात 15 जनवरी को भोजपुर, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय और अरवल जिलों से संबंधित विवरणी मांगी गई है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। यहाँ देखिए लिंक। इन बातों का भी रखना होगा ख्याल। बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। जिन छात्रों ने बिहार बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हो, वो अपना एडमिट कार्ड BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार मैट्रिक परीक्षा 2024 15 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी। यहाँ परीक्षा 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। दरअसल बिहार बोर्ड मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षा 18 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। ऐसे में माध्यमिक स्तर के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रधान समिति की वेबसाइट पर अपनी लॉगिन ID एवं पासवर्ड से लॉगिन करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को अपने हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। हाड़ कँपाने वाली ठंड में भी बढ़ी बिजली की खपत। जानिए पटना में कितनी रही डिमांड। पिछले 3-4 दिनों से हाड़ कपा देने वाली ठंड ने शहर में बिजली की खपत भी बढ़ा दी है। लोग बिल की परवाह किए बगैर जमकर हीटर, गीजर और ब्लोअर चला रहे हैं। इससे बिजली की मांग भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। रविवार की सुबह 11 बजे सर्वाधिक बिजली की मांग 467 मेगावाट पर पहुंच गई। ये इस साल का अब तक के ठंड में सबसे अधिक मांग रही। पटनावासी इतनी बिजली इस बार के ठंड में अब तक खर्च नहीं किए थे। शनिवार को अधिकतम मांग सुबह 10 बजे से 451 मेगावाट तक गई थी। इस तरह दूसरे दिन बिजली की मांग 15 मेगावाट तक बढ़ी है। बिजली कर्मियों के अनुसार इस महीने ठंड में 2 दिनों से बिजली की मांग अधिक हो रही है। शनिवार को 451 मेगावाट हुई थी। रविवार को अधिकतम तापमान 467 मेगावाट पहुंचा था। बढ़ती ठंड के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। दोनों दिन ये अधिकतम मांग सुबह 10 से 11 बजे की बढ़ी है। मांग में बढ़ोतरी सुबह 6 बजे के बाद होनी शुरू होती है, जो 11 बजे तक बढ़ते चली जाती है। 12 बजे के बाद से मांग घटने का क्रम शुरू हो जाता है।
बिहार में बनेगा फुटबॉल का मेगा स्टेडियम, 1.80 करोड़ की लागत से इस जिले में होगा निर्माण। मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर, धरहरा और बरियारपुर प्रखंड के खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार की सरकार ने मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत बिहार के विभिन्न जिलों व प्रखंडों में खेलकूद स्टेडियम बनाने की हरी झंडी दे दी है। इसमें मुंगेर जिले के बरियारपुर और धरहरा प्रखंड भी शामिल किए गए हैं। स्टेडियम निर्माण के लिए निविदा भी निकाली गई है। बरियारपुर प्रखंड के झौवा विहार में करीब 1.84 करोड़ और धरहरा प्रखंड के मानगंड में करीब 1.80 करोड़ रुपए से फुटबॉल स्टेडियम निर्माण होगा। दोनों जगहों पर करीब 200 मीटर की ट्रैक युक्त स्टेडियम बनेगा। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम पटना ने प्रथम चरण में होने वाले निर्माण कार्य को लेकर ई निविदा निकाली है ताकि इस साल फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। फुटबॉल स्टेडियम निर्माण होने से निश्चित ही खेलकूद को बढ़ावा मिलेगा तथा खिलाड़ियों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी गुणागुत्तम सुधार होगा। बिहार में 5 सितारा बनेंगे पुराने होटल, जाने कितना निवेश करने पर सरकार देगी सब्सिडी। पटना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए नई पर्यटन नीति सरकार ने बनाई है, जिसमें पर्यटन में निवेश पर एक मुश्त और ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पुराने होटल को 4 स्टार होटल में बदलने के लिए भी सरकार सहायता देगी। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए न्यूनतम 2.50 करोड़ निवेश करना पड़ेगा, जबकि 4 स्टार से अधिक स्टार वाले होटल के लिए 10 करोड़ से अधिक पर प्रोत्साहन दी जाएगी। दरअसल राज्य सरकार पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, इसके स्टार होटल की संख्या बढ़े, इस नीति पर काम कर रही है। सब्सिडी की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर 50% वाणिज्यिक संचालन और 2 वर्ष पूरा होने पर 25% और वाणिज्यिक संचालन के 5 वर्ष पूरा होने पर बची हुई राशि 25% के रूप में की जाएगी। पटना जंक्शन पर मार्च तक सबवे से जुड़ जाएगा मल्टी मॉडल हब, जाम की समस्या से मिलेगी निजात। पटना को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। स्मार्ट सिटी के तहत GPO गोलंबर के पास बन रहा मल्टी मॉडल हब का काम मार्च 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के तहत इसका काम जोरों से चल रहा है। मल्टी मॉडल हब सबवे से भी जुड़ा जाएगा, जिसकी निकास पटना जंक्शन के नज़दीक महावीर मंदिर के पास होगा। मल्टी मॉडल हब 4 मंजिलों का बन रहा है, जबकि पहले इसे G+ बनाने की ही योजना थी। इस मल्टी मॉडल हब में 2 और मंजिल जोड़ने के लिए पटना स्मार्ट सिटी द्वारा अतिरिक्त 13 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। नए बदलाव के बाद इसकी लागत 65 करोड़ से बढ़कर 78 करोड़ 11 लाख की हो गई है। बता दें कि इस योजना को पूरा होने से पटना जंक्शन, GPO गोलंबर और आसपास के इलाके में लगने वाला जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। जहां पहले 2 मंजिला मल्टी मॉडल हब में करीब 150 गाड़ियों की पार्किंग होनी थी, वहीं अब वहां 100 और गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। ग्राउंड फ्लोर पर बस स्टैंड होगा, जहां एक साथ करीब 32 बसें खड़ी की जा सकेंगी। यहाँ से शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बसें चलाई जाएंगी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का PG कैंपस अब दानापुर में बनेगा। कॉमन खेलकूद परिसर का भी होगा निर्माण। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का PG कैंपस अब बख्तियारपुर में नहीं बल्कि दानापुर में बनेगा। पिछले दिनों कुलाधिपति सह राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की अध्यक्षता में हुई सीनेट की बैठक में PG कैंपस निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है, जिसके बाद कुलपति प्रो RK सिंह ने विशेषज्ञ टीम के साथ BS कॉलेज दानापुर का निरीक्षण किया। इस संबंध में कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर प्रो आशुतोष कुमार ने बताया कि कुलपति ने भूमि भवन निर्माण विशेषज्ञ टीम को 4 दिनों के अंदर भूमि सर्वेक्षण कर प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके बाद PG कैंपस बनाने के लिए DPR तैयार किया जाएगा। साथ ही जल्द ही निर्माण की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज के पास 11 एकड़ जमीन है, इसमें से 5 एकड़ जमीन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी PG कैंपस के निर्माण के लिए ऑफर की गई है। बिहार में प्रकाश पर्व की शुरुआत, विदेश से पहुंचे श्रद्धालु, पटना साहिब में भक्तों के लिए खास इंतजाम। प्रकाश पर्व की शुरुआत हो गई है। 17 जनवरी को मुख्य समारोह मनाया जाएगा। सोमवार को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 397वें प्रकाश पर्व पर आज बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई। 15, 16 और 17 जनवरी को मनाए जाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 397वें प्रकाश पर्व को लेकर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से पंच प्यारों की अगुवाई में सिद्ध श्रद्धालुओं द्वारा आज बड़ी प्रभात फेरी निकाली गई है। ये प्रभात फेरी तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से शुरू
शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए वापस तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंची। गाजे बाजे ऊंट घोड़े के साथ इसे निकाला गया। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पटना साहिब में भक्तों के लिए खास इंतजाम किया गया था। इसके साथ ही यहाँ विदेशों से भी बड़े संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। प्रकाशोत्सव को लेकर तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब में 3 दिवसीय अखंड पाठ शुरू किया जा रहा है। बिहार में ठंड ने बढ़ाई परेशानी, खतरनाक शीतलहर की चेतावनी, देखिए कोहरे की चादर से लिपटा शहर। बिहार में ठंड बढ़ चुका है, इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खतरनाक शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। राजधानी पटना कोहरे की चादर से लिपटा हुआ है। लोगों को यात्रा करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन से लेकर विमान तक विलंब से चल रही है।